नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम अपनी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। एंड हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो आप नीचे लिंक्स में देख सकते हैं। उसके बाद अभी जिस टॉपिक पे हम हैं वो है स्पीच एंड लैंग्वेज, जिसमें हम आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर सब टॉपिक वो है असेसमेंट ऑफ स्पोकन स्पीच। तो हमारी जो रेफरेंस बुक रही है वो है हचिंसन्स क्लिनिकल मेथड्स 21st एडिशन। तो इसमें बेसिकली ये दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जब स्पीच और लैंग्वेज डिस्टरप्टेड होती है, कैसे कैसे हमें जज करना है, कैसे हमें एज और एजुकेशनल बैकग्राउंड को ध्यान में रखना है अगर स्पीच में प्रॉब्लम हमें जज करनी है तो। उसके बाद डिसआर्थ्रिया और एफेसिया के बीच में जो डिफरेंसेस हैं हमने किए हैं पहले, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसआर्थ्रिया हमने पिछली वीडियोज़ में कवर किए हैं। फिर हमने एफेसिया को भी कवर किया है और आज है असेसमेंट ऑफ स्पोकन स्पीच, क्योंकि हमने ये देखा है कि एफेसिया के केस में स्पेसिफिकली और इन जनरल भी स्पीच की जो सब ग्रुप्स हैं यानी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वो अलग अलग जज करनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि अगर कोई फोकल पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस है ब्रेन में तो वो कहाँ पे होने की संभावना ज़्यादा है। तो स्पोकन स्पीच को असेस करने के लिए ये अश्योर करना है कि पेशेंट की हियरिंग जो है एडिक्वेट है। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट सुन ही नहीं पा रहा है और आप बोले जा रहे हो और कह रहे हैं पेशेंट से तो बोलना ही नहीं आता। अगर वो सुनेगा तभी वो आंसर दे पाएगा, अगर वो दे सकता है तो। फ्लुएंसी कैसे असेस करेंगे, वो स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशनल स्पीच में यदि आप जो पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्डिनरी कॉन्वर्सेशन अबाउट एवरीडे थिंग्स, या फिर पेशेंट की बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं तो उसकी फ्लुएंसी आप वहीं जज कर सकते हैं। देखिए कि कहाँ कहाँ एसिटेशंस हो रही हैं, पेशेंट के बोलने में हिचकिचाहट हो रही है कहाँ कहाँ। यदि देखिए कि कोई वो फॉरगॉटन वर्ड रेपिटेडली सर्च कर रहे हैं क्या, कि बार बार कोई शब्द भूल रहे हैं, कोई अलग अलग शब्द भूल रहे हैं और वो रेपिटेडली उनको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं दूसरे शब्द के साथ। एंड ऐसा तो नहीं है कि कॉम्पेंसेशन बाय द यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज हो रहा है, मतलब पैराफेजिया हो रहा है, पूरा फ्रेज बनाना पड़ रहा है एक शब्द के लिए, उन्हें पूरा डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। तो वो देखिए, नोट एनी न्यूलोजिज्म्स, यानी कोई इन्वेंटेड या कोई नॉनसेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अपना ही कोई शब्द बनाकर यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई इनअप्रोप्रिएटली यूज्ड वर्ड्स और फ्रेजेस की जो शब्द वहाँ यूज़ नहीं होना चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में, वो उसे यूज़ कर रहे हैं, ये देखना है। और ये कितना हो रहा है, कितनी रेपिटेशन है इस चीज़ की, वो भी देखनी है। कोई आर्टिकुलेटरी डिस्टर्बेंस तो नहीं है, अभिव्यक्तिकरण में कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड particularly clumsiness and difficulty in coordinating movements of lips and tongues। लिप और टंग के मूवमेंट में बोलते वक्त कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, वो कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं, ये भी ध्यान देना है। कहीं ओरोफेशियल एप्रेक्सिया तो नहीं है, यानी कि ऐसा इट इज़ बेसिकली अ बायलेटरल डिस्टर्बेंस ऑफ लिप एंड टंग मूवमेंट दैट कैन अकर विद यूनिलेटरल लेफ्ट फ्रंटल लीजन्स की वजह से बायलेटरल डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं लिप और टंग में, उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। यूजुअली वेरी प्रोनाउंस देखा जाता है व्हेन द पेशेंट इज आस्क्ड टू पुट आउट टंग और क्लोज द आईज, एंड दीज मूवमेंट्स शुड नॉट देयरफॉर बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पीच और द पेशेंट्स कोऑपरेशन। अब कुछ मूवमेंट से कुछ चीज़ें जज हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें पूरे अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, खाली उसी तक नहीं रहना चाहिए। फिर है एफेजिक पेशेंट कैन ऑफन यूज़ ओनली अ फ्यू वर्ड्स। यदि पेशेंट को एफेजिया है तो वो कुछ ही शब्द यूज़ कर पाएगा, और एनी वर्ड्स और फ्रेजेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। प्रिजर्वेशन और रेपिटेटिव अटरेंसेस देखी जा सकती हैं। इफ़ द पेशेंट हैज़ अ कंसिडरेबल वोकेबुलरी, नोट वेदर द स्पीच इज स्लर्ड, मतलब ऐसा बोल रहा है जैसे ड्रंक लोग बोलते हैं, ऐसा वो रेगुलरली बोल रहा है क्या। एंड कंसिडर वेदर द डिसऑर्डर इज ओनली अ डिस्टर्बेंस ऑफ आर्टिकुलेशन रेदर देन एफेजिया। टेस्ट स्पीच आर्टिकुलेशन विद सच वर्ड्स एंड फ्रेजेस सच एज ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सोनेंट ही मिस कर रहा है, डिसार्थिया के केस में कुछ ऐसा तो नहीं है, या एफेजिया के केस में प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहा है। वेस्ट रजिस्टर स्ट्रीट, बिब्लिकल क्रिटिसिज्म, आर्टिलरी एंड नॉनसेंस सिलेबल्स डिस्क्राइब्ड अबव। अब इसमें एक कैच है कि उसकी लैंग्वेज बैकग्राउंड भी चेक करना है, उसको अंग्रेज़ी आती ही नहीं है तो अंग्रेज़ी के शब्द नहीं देने, हिंदी आती है तो हिंदी के शब्द, जो भी लैंग्वेज उसको आती है उसके डिफ़िकल्ट शब्दों से भी पेशेंट को जो है टेस्ट करना है।
देन शो सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि नाइफ दिखाइए, पेन दिखाइए, मैच बॉक्स, ऐसी चीज़ें दिखाइए और पेशेंट को बोले कि उनको वो नेम करे. Sometimes patients with aphasia have a general idea of the word they want to use but cannot exactly pronounce it. इसीलिए they may omit some syllables or substitute others so that the listener can hardly make out the word intended. हो सकता है उनको पता हो लेकिन वो फिर भी नहीं बोल पा रहे हो वो शब्द. Anterior aphasias में क्या होता है, पेशेंट्स जो है are often well aware of this difficulty since they can monitor their speech. This is distressing. These are signs of amnestic or nominal aphasia. Basically एंटीरियर एफेजियास में क्या होता है कि पेशेंट को पता होता है कि उसको लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी और इसीलिए वो ये शब्द यूज़ नहीं कर पा रहा और ये उसके लिए और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कॉज करने वाली चीज़ हो जाती है. एमनेस्टिक या नॉमिनल एफेजिया का कॉज बन सकता है. पेशेंट्स विद लेफ्ट पोस्टीरियर लीजन्स वेदर इन एडिशन टू अ फ्रंटल लीजन अकरिंग अलोन शो डिफेक्टिव एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन स्पीच. अब पोस्टीरियर लीजन्स के केस में या तो वो फ्रंटल लीजन के साथ अकम्पनी कर रहे हैं या अलोन भी हैं तो भी वो अपने स्पीच को मॉनिटर नहीं कर पा रहा है. उनकी स्पीच जो है ओनली शो सिलेबिक एंड वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बट इट मे कंटेन न्यूरोलॉजिज्म्स. वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे, सिलेबल का सब्स्टिट्यूशन देखेंगे और नए नए शब्द का इन्वेंशन देखेंगे जिनका कोई सेंस नहीं बन रहा है. Mistakes in the use of words such as calling a knife a pen are examples of word substitution. Knife को pen कह देंगे, pen को कुछ और कह देंगे. अब ये जो है ये जजिंग जो है पेशेंट के एजुकेशनल बैकग्राउंड और एज बैकग्राउंड को देख के होनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे तो वैसे भी चीज़ों को इधर उधर बोलते रहते हैं, लेकिन येस आपको उनकी एज अकॉर्डिंग चीज़ें देनी है. एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ऑर्डर जो है abnormality, जो word substitution है is a more marked abnormality than syllabic substitution. Extreme examples इस disorder में देखिए characteristic of left posterior temporal lesion जिसमें speech consists of syllabic neologisms making no sense at all, जिसको jargon aphasia कहते हैं. Patients जो jargon aphasia से suffer कर रहे होते हैं वो tend to talk incessantly, often in relation to inappropriate sounds in their environment. For example, in response to a voice on the रेडियो और इन अनदर पार्ट ऑफ द रूम. बोलते ही जाएंगे, कोई भी वॉइस कहीं से भी सुन लेंगे जिसका कब कोई सेंस ज़्यादा बन नहीं रहा उसके बारे में भी. Thus, patients with left frontal lesions speak hesitantly with poor fluency, and those with left temporoparietal lesions speak fluently, but their speech is often devoid of meaning. अब यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट कर दिया कि लेफ्ट फ्रंटल लीजन है तो हिचक के बोलेंगे, पुअर फ्लुएंसी में बोलेंगे, लेकिन जब लेफ्ट टेम्पोरोपैराइटल लीजन है तो स्पीच तो फ्लुएंट होगी लेकिन उनकी स्पीच का कोई मीनिंग नहीं होगा, कुछ भी बोलते जाएंगे इधर से उधर. Further point of difference between these two types of speech defect is that the patients with more posteriorly placed lesions show marked difficulties in comprehension of spoken speech. Indeed, this is a marked feature of patients with fluent aphasia since it is an underlying defect in the adequate monitoring of these patients' own spoken speech. अंडरस्टैंडिंग में भी दिक्कत ज़्यादा होगी जब लीजन ज़्यादा पोस्टीरियर को होगा. अब स्पीच रेपिटेशन एक यूजफुल टेस्ट बन जाता है. पेशेंट्स विद लेफ्ट फ्रंटल लीजन्स कैन रिपीट वर्ड्स एंड सिंपल फ्रेजेस ऑल्दो दे मे इंट्रोड्यूस सिलेबिक और अदर एरर्स. लेकिन पेशेंट्स विद मोर पोस्टीरियर लीजन्स मे बी अनेबल टू इवन टू अप्रोच द टास्क, मतलब उतना बोल भी नहीं पाएंगे. पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू रिपीट अ सिंपल सेंटेंस क्लियरली स्टेटेड बाय द एग्जामिनर सच एज टुडे इज वेंसडे June 4th and this is the Royal London Hospital. अब ये अंग्रेज़ी में एक सिंपल सेंटेंस है. अगेन आपको पेशेंट की लैंग्वेज में कोई सिंपल सेंटेंस ऑफर करना है. रिमेंबर नेवर टू शाउट एट एफेजिक पेशेंट. अब आप ये जज करते वक्त या नॉर्मल कॉन्वर्सेशन भी स्ट्राइक करते वक्त आपको एफेजिक पेशेंट पे या आपको जहाँ सस्पेक्शन है कि एफेजिक हो सकता है या नॉर्मली भी पेशेंट्स पे आपको चीखना नहीं है. हियरिंग इज़ नॉर्मल, क्योंकि जब तक हियरिंग नॉर्मल है तब तक आपको अपनी वॉइस जो है लाउड नहीं करनी. इफ़ द पेशेंट इज़ एबल टू रिपीट वॉट यू से endeavor to find out whether or not what you have said has been heard and understood. अगर रिपीट कर पा रहा है तो सुनाई कैसे दिया है उसको वो सेंटेंस वो देखना है और उसने कितना अंडरस्टैंड किया है उस सेंटेंस को वो देखना है. फाइनली आस्क द पेशेंट टू रीड अलाउड. नोट whether they can find their way about the page and whether speech errors appear. गाइड करो कि पेज नंबर 10 खोलो, उस पर चौथी लाइन पढ़ो. ऐसे ऐसे आपको उसको पेशेंट को जज करते रहना है.
उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करेंगे असेसमेंट ऑफ रिटन लैंग्वेज, जिसमें रीडिंग और राइटिंग टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. So stay connected. Please like the video, share the video and subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.